नमस्कार साथियों, मैं हूँ रोहित और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के विषय में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमपीपीएससी ने अपने सिलेबस में आयोग को शामिल किया है और इसी कड़ी में हमारा ये आयोगों का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने खाद्य संरक्षण आयोग पर चर्चा करी, महिला आयोग पर चर्चा करी, ठीक है। और आज का जो वीडियो है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग पर बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग, सबसे पहले हम जानेंगे कि इस आयोग को बनाने का क्या उद्देश्य था, ठीक है। तो देखिए, केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई। जो भ्रष्टाचार है उस पर लगाम लगाने के लिए, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए इस आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। तो जानेंगे हम लोग कि किस सिफारिश के अंतर्गत इस आयोग की स्थापना की गई। तो जो संथानम समिति थी उसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार द्वारा इस आयोग जो है उसकी स्थापना की गई है, उसका गठन किया गया। कब स्थापना की गई? तो 11 फरवरी 1964 को इसकी स्थापना की गई, ठीक है। और साथ ही साथ इसे 2003 में वैधानिक दर्जा भी दिया गया। और किस एजेंसी के अंतर्गत ये किस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है? तो ये कार्मिक प्रशासन मंत्रालय के अधीन ये आयोग जो है वो काम करता है, ठीक है। अब आप बात करेंगे इसकी संरचना के बारे में या इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि किन किन लोगों से इस आयोग बना है। आयोग का जो स्ट्रक्चर है वो किन किन लोगों से मिलकर बना है, कौन कौन लोग होते हैं इसमें शामिल। तो एक मुख्य आयुक्त तो होता है, साथ ही साथ 2 या 2 से अधिक से कम जो आयुक्त होते हैं वो होते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्रथम सतर्कता आयुक्त कौन थे। तो वो थे, प्रथम सतर्कता आयुक्त जो थे वो थे NS राव। और वर्तमान सतर्कता आयुक्त की बात करें तो वो है संजय कोठारी जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति के बारे में कि जो आयुक्त रहेगा उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी। तो उसकी नियुक्ति जो है एक समिति के द्वारा की जाएगी। पहले तो क्या होगी, एक समिति गठित की जाएगी और इस समिति की सिफारिश पर जो समिति किसी व्यक्ति का नाम लेगी उस व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति 3 सदस्यीय चयन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। मतलब कि इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो आयुक्त है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति एक चयन समिति की सिफारिश पर उस व्यक्ति को चुनेगा, ठीक है। तो इस चयन समिति में कौन कौन लोग रहेंगे? तो चयन समिति का जो अध्यक्ष रहेगा वो प्रधानमंत्री रहेगा, साथ ही साथ 3 अन्य सदस्य भी रहेंगे, ठीक है। और इस चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा और लोकसभा का जो विपक्ष का जो नेता रहेगा तथा केंद्रीय गृह मंत्री इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं पदावधि की या सेवा शर्तों की कि जो आयुक्त रहेगा, जो मुख्य आयुक्त है, वो कितने वर्षों तक अपने पद पर धारण करेगा या कौन कौन सी उसकी सेवा शर्तें हैं, तो उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो जो आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों का या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता हो, ठीक है। मतलब कि आयोग का जो अध्यक्ष रहेगा या तो 4 वर्षों तक अपने पद पर बना रहेगा या फिर उसकी आयु यदि 65 वर्ष तक की, यदि 65 वर्ष की नहीं हुई है तो 65 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। जो भी पहले हो, या तो 4 वर्ष कंप्लीट हो जाए या फिर 65 वर्ष की आयु कंप्लीट हो जाए, तब तक अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे की, सेवानिवृत्ति के पश्चात केंद्र व राज्य सरकार के अधीन नियोजन के पात्र नहीं होते हैं। यदि सेवानिवृत्ति के बाद जो केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन नियोजन के पात्र नहीं होंगे, मतलब फिर से नियोजन के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के वेतन, भत्ते, अन्य सेवा शर्तें राज्य संघ लोक सेवा के आयोग के अध्यक्ष के समान होते हैं। मतलब कि जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रहेगा, जो मुख्य आयुक्त रहेगा, उसके जो वेतन भत्ते, कितना वेतन मिलेगा उसको, कितने उसकी जो सेवा शर्त रहेगी वो संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष के समान रहेगी, ठीक है। मतलब कि यूपीएससी को जितना वेतन मिलता है उसके अध्यक्ष को उतना ही उसको वेतन या फिर जो भी सेवा शर्त रहेगी वो केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष को भी या आयुक्त को भी मिलेगी, ठीक है। नियुक्ति के पश्चात किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति नियुक्त हो जाता है इस पद पर, तो जैसे मान लीजिए उसका जो वेतन है 40,000 रुपये है, ठीक है।
नियुक्ति के बाद उसके वेतन में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। कि मान लीजिए नियुक्ति हो गई, यदि तुम पहले बोल दिया कि 40,000 रुपये तुम्हें मिलेंगे, फिर बाद में बोला कि 30,000 रुपये, जब नियुक्त कर दिया उसको तो 30,000 रुपये मिले, तो ऐसा नहीं होगा। उसकी जो भी सेवा शर्त है उसमें किसी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि पद त्याग की बात करेंगे हम लोग, कि आखिर वो किस प्रकार पद त्याग करता है या अपने पद से इस्तीफा किसे देता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या किसी अन्य सतर्कता आयुक्त को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है। राष्ट्रपति चाहे तो उन्हें अपने पद से किसी भी समय हटा सकता है, लेकिन कुछ परिस्थितियां होगी। ठीक है, तो क्या परिस्थितियां होगी वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहली परिस्थिति है दिवालिया घोषित हो गया हो। यदि जो आयुक्त है यदि वो दिवालिया घोषित हो गया हो तो उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। या फिर दूसरी परिस्थिति है ऐसे अपराध में दोष सिद्ध हुआ हो जो राष्ट्रपति की नज़र में भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता हो। ठीक है, राष्ट्रपति को लगता हो कि इसने भ्रष्टाचार किया हो, तो इस प्रकार राष्ट्रपति उससे अपने पद से हटा सकता है। या फिर अपने कार्य क्षेत्र से बाहर आर्थिक नियोजन में लगा हो, या फिर आर्थिक नियोजन में अपने कार्य क्षेत्र में लगा हो, बाहर भी, यहाँ भी वेतन पा रहा हो और दूसरी जगह भी काम कर रहा हो, वहाँ से वेतन पा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में उससे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा या राष्ट्रपति उससे अपने पद से हटा सकती है। ठीक है, या फिर लास्ट वाली परिस्थिति है कि शारीरिक व मानसिक रूप से असक्षम हो। ठीक है, यदि शारीरिक रूप से असक्षम या मानसिक रूप से असक्षम हो तो काम करने में असमर्थ होगा, तो इसलिए उसको हटना पड़ेगा या राष्ट्रपति उससे हटा सकता है। दुराचार व कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति हटा सकता है। हालांकि यह मामला उच्चतम न्यायालय जाता है और उच्चतम न्यायालय जांच के बाद सही पाता है तो सिफारिश पर राष्ट्रपति हटाता है। यदि उस पर कदाचार का आरोप लगता है या दुराचार का आरोप लगता है तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। लेकिन ये जो मामला होता है वो उच्चतम न्यायालय जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाता है, वहाँ पर उसकी जाँच होती है। फिर इस प्रकार की कोई भी जाँच सही पाई जाती है तो राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि आयोग को बनाया हमने तो उसके आखिर क्या कार्य होंगे, किस लिए बनाया हमने उसे, तो कार्यों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे सभी शिकायतों के संबंध में जांच करता है जिससे केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया हो। ठीक है, तो जितनी भी उसे शिकायतें मिलती हैं कि केंद्र सरकार के जो कर्मचारी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, तो इस प्रकार की भ्रष्टाचार के आरोपों शिकायतों की जांच करती है। ठीक है, या फिर व्हिसल ब्लोअर्स कर्मचारी संरक्षण या सूचना प्राधिकरण के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा उचित कार्रवाई होती सिफारिश करना, यह भी उसका एक प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, या फिर अगला इसका काम देखें हम तो राजपत्रित अधिकारियों तथा उसके समानांतर कर्मियों के भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करता है। मतलब कि जो राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं, बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, जो राजपत्र में राजपत्रित अधिकारी होते हैं, या फिर उनके समांतर जो कर्मचारी होते हैं उन पर यदि भ्रष्टाचार का कोई मामला होता है तो उसकी जांच करता है। या फिर अगला हम काम देखते हैं केंद्र सरकार के मंत्रालय व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नज़र रखता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रतिवेदन की कि प्रतिवेदन किसे सौंपता है ये, तो केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। ठीक है, और फिर राष्ट्रपति के जाने के बाद राष्ट्रपति जो है उसे संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करता है। मतलब संसद जो हमारी होती है लोकसभा राज्यसभा से मिलकर बनी होती है, तो वहाँ पे उसके जो भी सदन होंगे, अभी मैंने जैसे बताया लोकसभा राज्यसभा, तो वहाँ उसके सदन में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, फिर आयोग का हम कार्य क्षेत्र देख लेते हैं कि आयोग आखिर उसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक का है, किन किन कार्य क्षेत्र तक वो कार्य कर सकता है। क्योंकि केंद्र सरकार के ग्रुप A के अधिकारी है, उन पर भी भ्रष्टाचार का यदि आरोप लगता है तो उनकी जांच करना या फिर उन जो भी शिकायतें होती है उनकी जांच वगैरह करना, या फिर उन्हें जो भी इसके अंतर्गत आता है वो लोग करते हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 से ऊपर के अधिकारी आते हैं इसके अंतर्गत। RBI, SIDBI, नाबार्ड के ग्रुप D तथा इससे ऊपर के अधिकारी, साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधन तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी, उनके भ्रष्टाचार पर आरोप लगता है तो उनसे संबंधित जो भी शिकायतें या फिर उन पर जो भी कार्रवाई करनी होती है वो लोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं शक्तियों के बारे में कि आयोग जो है उसको किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है, तो जो आयोग है उसके पास सिविल न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। ठीक है,
आयोग का जो चरित्र होता है वो चरित्र भी एक न्यायिक होता है, मतलब एक न्यायालय की तरह वो काम करता है। न्यायालय को जो शक्तियाँ प्राप्त होती है उस आयोग को भी, सतर्कता आयोग को भी उस प्रकार की शक्तियाँ लगभग प्राप्त हो जाती है और उसी के समान शक्तियाँ मिल जाती है। ठीक है, एक न्यायालय की तरह ही काम, न्यायालय के समानांतर ही कार्य करता है। ये केंद्र सरकार और उसके अधिकारियों से कोई भी जानकारी या रिपोर्ट मांग कर सकता है। साथ ही साथ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं प्रवर्तन निदेशालय की नियुक्ति में आयोग का परामर्श अनिवार्य है। भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में सीबीआई पर निगरानी एवं नियंत्रण का दायित्व भी आयोग का होता है। ठीक है, अब हम मध्य प्रदेश सतर्कता आयोग की बात करें कि क्या मध्य प्रदेश में भी इस प्रकार का कोई आयोग है, तो बिल्कुल है। इसका नाम है मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग, जिसका गठन 1 मार्च 1964 को किया गया। ठीक है, इसमें मुख्य आयुक्त सतर्कता आयुक्त एक होता है, साथ ही साथ उप सतर्कता आयुक्त होते हैं। अब हम लोग कुछ फैक्ट क्वेश्चन देख लेते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, जैसे सीबीसी के बारे में। केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार विरोधी एक शीर्ष संस्था है ये। सीबीसी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण हेतु सीबीआई केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 लागू होने के बाद प्रथम जो मुख्य सतर्कता आयुक्त थे वो पी शंकर थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। संस्थापन समिति 1962 में गठित हुई।